Hello my dear students, Knowledge Dunia is back with yet another video. Yes, बेटा ये जो वीडियो है आज की वीडियो विल बी सोली डेडिकेटेड आपकी उस 95 से 100 की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने में. व्हाट आई मीन इज आज की वीडियो में हम 10 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. एंड ट्रस्ट मी बेटा ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए है जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, एंड नाउ दे आर हंटिंग फॉर सच वीडियोस दैट कैन हेल्प देम टू रीच फ्रॉम 95 टू दैट 100 का जो टारगेट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी डिस्कसिंग 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विद यू एज वेल एज देयर आंसर्स. नंबर 1 बेटा, why is there a difference between the rate of respiration between aquatic organisms and terrestrial organisms? Explain. बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है. इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे बेटा, animals living in water need to use oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen present in air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that of terrestrial organisms. क्या होता है बेटा, जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है वही यूज करनी पड़ती है. तो क्या होता है बेटा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट होती है. इसीलिए बेटा और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है इट इज मच फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है बेटा, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल pharynx, trachea, lungs, diaphragm and alveolar sac on it. ये बेटा आपको एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये डायग्राम बहुत बारी बनाने को आता है. आई हैव ड्रॉन द डायग्राम फॉर यू प्लस आई हैव लेबल्ड दीज पार्ट्स. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बोर्ड एग्जाम्स में बैठने से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना. सो ये जो दो पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन यूजुअली 5 मार्क्स में पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, name the organs that form the excretory system in human beings. And part 2, describe the brief formation of urine in human beings. बेटा ये 5 मार्कर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स को देखेंगे ये 5 मार्क्स में ही आता है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि कौन से ऑर्गन्स बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ डायग्राम. 4 मेजर पार्ट्स आपको इसमें लेबल करने हैं, दैट इज योर पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ये डायग्राम यू हैव टू मेक इट. एंड बेटा जो सेकेंड पार्ट है यूरिन फॉर्मेशन, I have already explained it in my previous video and that is why I am attaching that video here because I have got a lot of support on that video. I have got comments from my students कि they have understood the video so well. So I am attaching that previous video in this answer and trust me अगर आप उस video के हिसाब से इस question को attempt करेंगे nobody can stop you from getting your 5 marks. With urine formation, waste is excreted from the human body mainly in the form of urine. You all know कि हमारी human body से जो waste products हैं either वो urine के form में pass होते हैं या फिर वो stool के form में pass होते हैं, लेकिन major जो excretion होती है that is in the form of urine. Kidneys play a major role in the process of excretion. जो किडनीज हैं, किडनीज जिसको हम बोलते हैं ना माई बाप हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के, एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट ही किडनी से होता है जहां पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है. The purpose of making urine is to filter out waste products from the body. अब यूरिन बनाने का पर्पस क्या है, क्यों जरूरी है यूरिन पास आउट करना? यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, बेसिकली यूरिया, वो एक्सक्रीट होता है. इसीलिए यूरिन का पास करना टाइमली हमारी बॉडी से बहुत जरूरी है.
constituents of normal human urine contains 95% water and 5% solid waste. अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो यूरिन मेजरली कंसिस्ट ऑफ वाटर. 95% जो यूरिन होता है वो वाटर होता है. रिमेनिंग जो यूरिन है वो बनता है 5% सॉलिड वेस्ट से. और वो सॉलिड वेस्ट क्या है? वो है आपके यूरिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड phosphorus. Urine is produced in the nephron, which is structural and functional unit of kidney. जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि हर टिश्यू का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. जैसे कि हमने जब हमने नर्व सेल्स पढ़े थे, ठीक है, तो हमने देखा था कि उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन्स. सिमिलरली अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो होता है नेफ्रॉन. और नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ह्यूमन बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक टेक्स प्लेस इन 3 phases. दैट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन. और हमें इन्हीं 3 phases को डिटेल में पढ़ना है टू लॉक योर 5 marks फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. Let's start with the very first step of urine formation, glomerular filtration. Glomerular filtration को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो इस स्टेप में जो बेसिक जो काम होता है ना, मोटा मोटा, वो ये होता है कि इसमें ब्लड फिल्टर होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि ग्लोमेरुलस के मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है कि सारे कंपोनेंट्स ब्लड के प्रोटीन्स को छोड़ के फिल्टर हो जाते हैं. इसीलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, बिकॉज द ब्लड इज फिल्टर्ड वेरी फाइनली थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्लोमेरुलस सच दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर पास्ड एक्सेप्ट द प्रोटीन्स. ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इस स्टेप में एक्चुअली होता क्या. ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है आपका एक नेफ्रॉन का. ठीक है, इसमें आपको वेरियस पाथ्स दिखाई दे रहे होंगे. आपको इसमें 2 आर्टेरियोल्स दिखाई दे रहे होंगे. आर्टेरियोल्स मैंने आपको जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था आर्टेरियोल्स आर्टरीज की ही ब्रांचिंग होती है. ठीक है, तो नेफ्रॉन में एक एफरेंट आर्टेरियोल होता है, एक इफरेंट आर्टेरियोल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, PCT दैट्स योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है. नेक्स्ट यू हैव योर हेनलीज ल्यूब, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड सो फॉर. ठीक है, अभी हमें फोकस करना है कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है. देखो, ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल्स. अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये एफरेंट आर्टेरियोल्स जो एक आर्टरी की ब्रांचिंग है, ये ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस के पास. ठीक है, 2 आपको आर्टेरियोल्स दिखाई दे रहे हैं. एक है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, एक है आपका इफरेंट आर्टेरियोल. जो इफरेंट आर्टेरियोल है उसका साइज एफरेंट आर्टेरियोल से कम होता है. क्यों? क्योंकि इस साइज डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जितना भी वेस्ट है वो फिल्टर हो जाता है. The size of efferent arterioles is less than that of afferent arterioles. This will lead to increase of pressure inside the glomerulus resulting in filtration. जैसा मैंने बताया कि जो efferent arterioles है उसका साइज कम होता है afferent arterioles के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से glomerulus में एक प्रेशर क्रिएट होता है due to which filtration takes place. The filtrate is formed and collected in the Bowman's capsule. The filtrate is called glomerular filtrate. जितना भी filtrate glomerulus में बनता है वो कहाँ कलेक्ट होता है? वो कलेक्ट होता है Bowman's capsule के अंदर, और इस filtrate को हम बोलते हैं glomerular filtrate since it is formed in the glomerulus. तो यही होता है आपके glomerulus filtration या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो ब्लड ले
लेके आता है ग्लोमेरुलस तक। एफरेंट आर्टरियोल का साइज इफरेंट आर्टरियोल के साइज से ज्यादा होता है, क्योंकि और बिकॉज ऑफ विच एक प्रेशर बनता है ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। जितना भी फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में बनता है वो पास होता है या फिर वो कलेक्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल में, और इस फिल्ट्रेट को क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में बनता है इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इस ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट के। आगे के 2 स्टेप्स में आप देखोगे कि इन कंपोनेंट्स में मेजर जो पोर्शन है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ कंपोनेंट्स जो रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं वो फाइनली सेक्रीट हो जाते हैं। The volume of filtrate formed by both the kidneys is called glomerular filtration rate, GFR. ये एक टर्म नोट करने वाला है। जितना भी फिल्ट्रेट, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो दोनों किडनीज में एवरीडे बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट या फिर GFR। अब मैं आगे आपको एक चीज बताऊंगी जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से समझना। एक हेल्दी ह्यूमन में, एक नॉर्मल एडल्ट में जो GFR होता है दैट इज 125 ml पर मिनट, जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है 180 लीटर्स पर डे। मतलब कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट एवरी डे ईच किडनी में बनता है। लेकिन क्या आप 180 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे पास करते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। एक नॉर्मल अडल्ट एवरी डे 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन ही पास करता है, लेकिन फिर वो 180 लीटर्स फिल्ट्रेट का क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना। Normal amount of urine produced is 1 to 2 liters per day because the remaining 99% filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. यहीं पे तो selective reabsorption का काम आता है, क्योंकि 180 liters जो filtrate बनता है उसमें से 99% तो already reabsorb हो जाता है kidney tubules में, due to which we excrete only 1 to 2 liters of urine every day. सेकेंड स्टेप जो है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनका रीएब्जॉर्प्शन होता होगा जो फाइनली एक्सक्रीट नहीं होते हैं। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्टेप में सिर्फ वही चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं जिनकी बॉडी को जरूरत होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। As the filtrate passes through the renal tubule, useful substances including some water, electrolytes and organic nutrients such as glucose, amino acids, vitamins and hormones etc. are selectively reabsorbed from the filtrate back into the blood in PCT. ये डायग्राम देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हमें फोकस करना है रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? लुक एट दिस पार्ट, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम PCT दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इंक्लूडिंग योर हेनलीज लूप, योर DCT एंड योर कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कि PCT से लेकर कलेक्टिंग डक्ट वाला जो आपका पार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा है वो है आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन्हीं 4 पार्ट्स मतलब इसी रीनल ट्यूब्यूल्स में होती है। क्या होता है कि जैसे ही फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल से निकल के रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक आपका वाटर होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ विटामिन्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में बाय PCT। सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। Reabsorption of such substances is passive while some substances are actively transported.
जितने भी मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए हैं इसमें से सिर्फ वाटर ही है जो आपका पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है। पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, विटामिन्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, जो ग्लूकोज है, ये आपका एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कि इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। जितना भी वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है। ऑस्मोसिस आप सभी को पता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के थ्रू मेजर वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। Only 60 to 70% of the filtrate reaches the Henle's loop. PCT में रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो आ जाता है आपका Henle's loop में। Much of this, especially water, sodium, potassium and chloride, is reabsorbed in the loop so that only 15 to 20% of the filtrate reaches the DCT. हेनलीज लूप में आने के बाद वाटर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ड्यू टू विच ओनली 15 to 20% ऑफ द रिमेनिंग जो आपका फिल्ट्रेट है वो पास किया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। In DCT, sodium is reabsorbed and the filtrate entering the collecting duct is dilute. जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डीसीटी में मेनली सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो बचा हुआ फिल्ट्रेट जो कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है दैट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब उसमें मेजर पोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। The main function of the collecting ducts is to reabsorb as much water as the body needs. और finally जो collecting duct के पास जो water जाता है, collecting duct का main function होता है कि वो reabsorb कर ले जितना ज्यादा पानी हो सके to provide it to the water. तो selective reabsorption में क्या होता है, जितना भी filtrate Bowman's capsule में collect होता है वो पास होता है renal tubules में। renal tubules मैं आपको बता चुकी हूँ, renal tubules जो पार्ट है वो है पीसीटी से लेके कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट। पीसीटी सबसे पहले हम बात करते हैं। पीसीटी में क्या होता है, जितने भी जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर हो गया आपका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, वो ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मेजर जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो पैसिव होती है, वाइल जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स होते हैं वो होती है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जितना भी मेजर पोर्शन ऑफ पानी रीएब्जॉर्ब होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% फिल्ट्रेट ही हेनलीज लूप के पास जाता है। अब हेनलीज लूप में क्या होता है, वाटर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% जो फिल्ट्रेट है वो चला जाता है डीसीटी के पास। डीसीटी में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है और बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, और जो फिल्ट्रेट बचा हुआ होता है उसमें मेनली वाटर होता है। फाइनली ये जो डाइल्यूट फिल्ट्रेट है वो चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास, और कलेक्टिंग डक्ट का ये काम होता है कि इस फिल्ट्रेट से जितना ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है उसे कर लिया जाए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन में देखते हैं क्या होता है। पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया आर सिक्रीटेड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन द फ्लूइड्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी नॉन एसेंशियल आयंस होते हैं, मेनली पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया, वो ब्लड से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं इनटू द फिल्ट्रेट टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब टू मेंटेन अ बैलेंस इन द बॉडी। The urine formed in each kidneys now enters a long tube, ureter, which connects kidneys with the urinary bladder. क्या हुआ कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब हो गए,
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया, और जितना भी वाटर बचा उस वाटर में सेक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू हमने डाल दिया हमारा सॉलिड वेस्ट, जो कि है आपका यूरिया, अमोनिया, पोटेशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस। अब हमारा यूरिन रेडी हो चुका है, जो कि हमारी किडनीज ने बनाए। इन किडनीज के थ्रू यूरिन है वो कैरी किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर किया जाता है until there is a pressure of urine in the urinary bladder which is finally released out of the urethra. So these are the 3 steps of urine formation: glomerular filtration, selective reabsorption, secretion, plus. थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एक्सक्रीशन। बेटा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है एक्सक्रीशन की, कि द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी is the process of elimination of waste products from the body is known as elimination. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है बेटा, नेम द बेसिक फिल्ट्रेट यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। आपको उस पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेबल नेम करना है बेटा, दैट इज अ बेसिक फिल्ट्रेट यूनिट एंड द आंसर इज नेफ्रॉन। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आता है बेटा, ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स and label the following organs of excretory system that perform the following functions. बेटा आपको excretory system का डायग्राम रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है। For this question you will be drawing the diagram of your excretory system, और इस सिस्टम में आपको 3 parts लेबल करने हैं, that is the part that forms urine, of course you will be labeling kidney. Number 2, a long tube which collects urine from the kidney, जो 2 tubes हैं, that is a ureters, and the part that stores urine until it is excreted out is your urinary bladder. ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स में आता है, रिपीटेड आता है, और आप सोच रहे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही क्यों आते हैं, बिकॉज बेटा एक सिंपल सा ये टॉपिक है, ठीक है, इट्स रिलेटिवली सिंपलर। अगर हम बाकी टॉपिक्स को देखें, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो एक्सक्रीशन रिलेटिवली सिंपलर है, एंड दिस टॉपिक ट्रस्ट मी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनर्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक 2 मार्कर क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। लेट्स सी द क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस, राइट इट्स function. Beta n number of times this question is repeated. Which organ produces bile juice is your liver. And number 2, what is the function of bile juice? Basically bile juice का function होता है बेटा emulsification of liver. तो ये 2 marker question भी बहुत ज्यादा repeat किया हुआ है in your previous year board questions. Next 3 marker या 5 marker question जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेटा आप देखो हर साल रिपीट हो रहा है, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। ओए होए होए बेटा आपके एग्जामिनर्स तो पीछे पड़ गए हैं इस क्वेश्चन के, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दैट इसको तो आप छोड़ के जाने का सोच नहीं सकते हो इफ यू आर गोइंग फॉर योर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। इसका आंसर भी बेटा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, प्रॉपर डायग्राम है उस मेरी वीडियो में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर आप उस वीडियो को समझ के वो आंसर लिखते हैं, आप यहीं के यहीं अपने 5 मार्क्स को लॉक कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में ये प्रॉपरली एक्सप्लेन टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम्स में ये आ चुका है एंड यू नेवर नो इट कैन बी रिपीटेड। तो जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, जो मैंने आपको बताया है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा फॉलो करता है वो है होलोजोइक, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा में 5 स्टेप्स हैं, हमें पढ़ने हैं, कोई बहुत ज्यादा हवा वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, समझ लोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। फर्स्ट स्टेप जो अमीबा के न्यूट्रिशन प्रोसेस में है दैट इज इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड आइदर बाय स्वेलोइंग और एब्जॉर्बिंग इट। इंजेशन का मतलब होता है जब हम खाना उसको इनटेक करते हैं, ठीक है। डाइजेशन और इंजेशन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इंजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि खाने को अपने मुंह तक लेके जाना, ठीक है, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लो या तो ह्यूमंस हम उसे स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है।
Amoeba pushes out pseudopodia to encircle the food and engulfs it, forming a food vacuole. ये डायग्राम देखो बेटा, सबसे पहले अमीबा ने देखा कि उसके सामने एक फूड पार्टिकल है, उसके मुंह में आना शुरू हो गया पानी। फिर उसने अपने सूडोपोडिया से कुछ बात करी कि क्या हम इसको ट्रैप कर ले। सूडोपोडिया ने बोला बिल्कुल ट्रैप कर लो। तो अमीबा गया उस फूड पार्टिकल के पास, अपने जो सूडोपोडिया क्या होते हैं, जो फॉल्स फीट जिसे हम बोलते हैं अमीबा में, तो अपना फॉल्स फीट को उस फूड पार्टिकल के आसपास लेके जाता है और उसे ट्रैप कर लेता है। ये ट्रैप कौन करता है? सूडोपोडिया। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन का। In amoeba, the food vacuoles are transported deeper into the cell, and with the help of digestive enzymes, large insoluble particles are broken down to simplest molecules. अब सूडोपोडिया के अंदर खाना ट्रैप हो चुका है, तो खाना बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड है। तो क्या करते हैं, जो अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फूड पार्टिकल्स में। तो पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप न्यूट्रिशन के अमीबा में होता है एब्जॉर्प्शन। The nutrients from the digested food materials are also absorbed into the cell cytoplasm by leaving behind undigested particles. जो फूड पार्टिकल था, एमीबा ने उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया। फिर क्या हुआ बेटा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस जो फूड पार्टिकल है उससे अपनी काम की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन कर लेगा? साइटोप्लाज्म। और क्या रह जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एमीबा में डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो खाना एमीबा ने खाया है उसको वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के बाद उस खाने से जो यूजफुल सब्सटेंसेस अमीबा को एब्जॉर्ब करने होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। क्वेश्चन, जो एमीबा है, जितना खाना उसने एक टाइम में खाना था उसने खा लिया, अगर उसने ज्यादा फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो उसको स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स। बेटा ये जो खाने से एनर्जी है ना लेना, ये हर ऑर्गेनिज्म को करना पड़ता है, ठीक है। अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो खाना वो खाता है उस खाने से एनर्जी लेनी ही पड़ती है, और इसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड पार्टिकल्स। इन एमीबा एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस। अब एमीबा में क्या होता है, एक बार खाने की एब्जॉर्प्शन हो गई, उस एब्जॉर्प्शन से, उस एब्जॉर्ब्ड खाने से एमीबा में एसिमिलेशन होती है, मतलब उस एब्जॉर्ब्ड खाने से एमीबा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फाइनली जो फाइनल स्टेप है एमीबा के न्यूट्रिशन का वो है एक्सक्रीशन, प्रोसेस ऑफ मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स हैं अमीबा उसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो 5 जो स्टेप्स होते हैं एमीबा के न्यूट्रिशन में वो क्या होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसका जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। बेटा एक ट्रेंड सा सेट हो गया है और बहुत बार ये देखा गया है कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से बेटा डिफरेंसेस बहुत ज्यादा उठाकर दे देते हैं आपके एग्जामिनर्स, और उन्हीं डिफरेंसेस में से एक रिपीटेड डिफरेंस है बेटा, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स और एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे बेटा? आर्टरीज वो होती हैं दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery क्योंकि that carries your deoxygenated blood. Veins carry deoxygenated blood except your pulmonary vein. Number 2 बेटा, जो arteries होती हैं they are located deep within the body. जो veins होती हैं they are superficial. Number 3, arteries are red in color, veins are blue in color. Number 4, arteries में जो pressure होता है बेटा that is very high. वहीं अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स हैव कंपैरेटिवली लो प्रेशर। और 5th पॉइंट बेटा, आर्टरीज में वैल्व्स एब्सेंट होती हैं, वहीं बेटा वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एक बहुत रिपीटेड डिफरेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम एक 2 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस टू गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। हाँ बेटा, ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन कह लो या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स कह लो, एंड टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस आपको 2 रीजंस देने हैं। नंबर 1 बेटा, transpiration helps in absorption and upward movement of water and dissolved minerals in it from the roots to the leaves। तो ट्रांसपिरेशन बेटा क्या करता है, एक तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है और बेटा वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स में भी हेल्प करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। नंबर 2 बेटा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। बेटा रेस्पिरेशन के टॉपिक से एक और बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछा जाता है। सबसे पहला बेटा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट showing the 3 different pathways involved in the breakdown of glucose in different organisms। फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में लाइक आई हैव शोन हियर कि ये फ्लो चार्ट पूछ लेते हैं। इस फ्लो चार्ट में बेटा आपको 3 पाथवे बताने हैं कैसे ग्लूकोज आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले बेटा इसमें आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बेटा जो मसल सेल्स में जो लैक्टिक एसिड वाला पाथवे है उसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो फ्लो चार्ट है बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का आता है बेटा, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। हीमोग्लोबिन। बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बेटा, स्टेट द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। बेटा जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होती हैं, जो डायग्राम में मैंने दिखाया है इसको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। बेटा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसीलिए प्रेजेंट होती हैं टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया व्हेन एयर इज नॉट पासिंग थ्रू इट। जब बेटा हमारे ट्रैकिया से एयर पास नहीं हो रही है तो जो ट्रैकिया है बेटा वो कोलैप्स ना कर जाए, टू प्रिवेंट दिस इसीलिए हमारे थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती। पहले भी बताया है बेटा लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से बहुत सारे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, एंड अनदर मेजर डिफरेंस दैट इज आस्क्ड इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से लेट्स ब्रश अप थ्रू दोस 5 पॉइंट्स। बेटा ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Respiration is the process of intake of oxygen and exhaling carbon dioxide with the release of energy from oxidation of glucose। बेटा ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सिंपली इनटेक ऑक्सीजन का होता है और एक्सहेलेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन रेस्पिरेशन में बेटा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट, ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स। थर्ड पॉइंट बेटा, ब्रीदिंग में देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। फोर्थ पॉइंट बेटा, ब्रीदिंग में नो एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड during the process of respiration। And fifth beta, जो breathing occurs through respiratory organs including nose, lungs, etc. Respiration takes place in the cells and uses cell organelles including mitochondria। Breathing बेटा जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं उससे होती है, लाइक आपके नोज हो गया, लंग्स हो गया, लेकिन रेस्पिरेशन क्योंकि सेल्स में होती है तो रेस्पिरेशन में बेटा सेल ऑर्गेनेलीज का यूज होता है,
इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन या 3 मार्कर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके बेटा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब है बेटा, अगर म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होता तो क्या होता बेटा। देखो बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। बेटा जो म्यूकस है उसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। अगर ये म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा बेटा, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो इरोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, विच विल लीड टू अल्सर्स एंड एसिडिटी। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।